talk about India's growth. This one's a must to mention to discuss the innovation overdrive in India. Talking about emerging trends and technology in startups. May we please call our esteemed panel on stage for this next discussion, starting with Mr. Anil Singhvi and our guests. Mr. Prashant Pitti, co-founder Ease My Trip. Mr. Varun Tangri, founder and chief executive officer QBuster. Mr. Sameer Agrawal, founder and CEO RevFin. Mr. Bhuvan Rustagi, co-founder and COO Per Annum and Lenbox. It's going to be one wonderful session on innovation overdrive. सारे हमारे साथ ऐसे लोग हैं इस वक्त जिन्होंने स्टार्टअप्स की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। कुछ ऐसे आइडियाज़ इनके दिमाग में आए हैं जिससे उन्होंने एक ड्रीम को रियलिटी में बदला है और किस तरह से एक बढ़िया आइडिया बढ़िया बिजनेस में बदल सकता है, इसके एग्जांपल्स आपके सामने हैं। शुरुआत मैं ईज़ माई ट्रिप के साथ करना चाहता हूँ। प्रशांत जी, कई बार वैसे मैंने आपके इंटरव्यू किए हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो ये कि एक ऐसा बिजनेस जो आम तौर पर लोगों को लगता है कि यार ये तो मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का रोल कहाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये थॉट प्रोसेस कैसे आना कि टेक्नोलॉजी के सहारे एक हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आप ट्रैवल कंपनी, टिकट कंपनी बना सकते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे बदला, ये समझे। सर, पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आपसे टीवी इंटरव्यूज़ बहुत हुआ है, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। तो सर, मैं ये ना ईज़ माई ट्रिप से ज़्यादा बताऊँगा कि अगर लोग नया शुरू करना चाहते हैं जी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी, मैं बहुत सारे उद्योगपतियों से मिलता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता हूँ जो कि अपने बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, अगर हम बाहर की रेस खेलेंगे, अगर आप डेवलप नेशन देखेंगे तो डेवलप नेशन कैसे हुए, उन्होंने 200 साल पहले अच्छी रोड्स बना ली, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया और हमारा देश भी अभी बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। जैसे आपने अभी वीके सर के साथ में बात करी, बिल्कुल सही बात है कि पिछले 60-70 सालों में जितनी रोडें बनी थी, हाईवे बनी थी, उतनी अभी लास्ट 10 सालों में भी बन गई है। लेकिन मुझे लगता है हमें ना डिसेंट्रलाइजेशन पे भी फोकस करना चाहिए। एक तो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और एक है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में भारत हमेशा ही बहुत उम्दा नंबर पे रहा है। हम फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पिछले 20-30 सालों तक लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बनाते थे। TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारी कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ये दूसरे देशों के लिए टेक्नोलॉजी बनाती थी। राइट। आज का एंटरप्रेन्योर अपने लिए प्रोडक्ट बना रहा है और दूसरे देशों में वो प्रोडक्ट दे रहा है और इसकी शुरुआत भी हमारी गवर्नमेंट ने की है। जैसा UPI ले लीजिए आप, अब UPI के जरिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरे देश भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमें एक ऐसा गेम खेलना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का गेम खेलना चाहिए जिसमें हम किसी के पीछे नहीं चल रहे हो, उनकी बराबरी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हम तो नए रूल बना रहे हैं इसके जरिए, हम तो नए ही प्लेग्राउंड पे खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एकदम सही टाइम है हमारे देश के लिए कि टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाए और उसके ज़रिए अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। और मुझे लगता है कि हर इंडस्ट्री के अंदर, मैं कुछ चैम्बर्स का भी पार्ट हूँ जहाँ पे बिजनेसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट मिलते रहते हैं, तो मुझे ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि मैं अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड करूँ आज के टाइम में। और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि जो 65 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड, 75 ईयर ओल्ड लोग हैं, वो भी अपने बिजनेस को पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार बैठे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। तो हमने भी एक ऐसी छोटी सी शुरुआत की थी सर, एक ट्रैवल एजेंसी थे। वी वर अमंग 100,000 ट्रैवल एजेंट्स। एक ट्रैवल एजेंट थी, ड्यूक ट्रैवल एजेंसी कंपनी शुरू करी थी। वहां से हमें समझ में आ गया कि ट्रैवल एजेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए सॉल्व किया जाए। ऐसे ईज़ माई ट्रिप की शुरुआत हुई थी आज से 15 साल पहले। तो हमने तो एक सॉफ्टवेयर बनाया था ट्रैवल एजेंट के लिए, 3 साल वो सॉफ्टवेयर रन किया, फिर हमने कहा यार अब तो ट्रैवल एजेंट ही धीरे धीरे और ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हम खुद ही OTA बन गए। सर, ऐसे शुरुआत करी थी कंपनी की। ओके, वंडरफुल। वरुण राम, जो मतलब हमारा बचपन तो ऐसे निकला है कि एक टास्क होता था, आज तुझे जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आज तेरा काम वाटर बिल भरने का है, मतलब है ना, ये सब। मतलब अब सोचते थे कि जिसको पैसा देना है, मतलब वो लाइन में लगाया, कायदे से लेने वाला लगना चाहिए। तो आपने जो बनाया कि QBuster, कि भाई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये मैं एक समझना चाहता हूँ। लोग कहते हैं स्टार्टअप है, लेकिन ये स्टार्टअप वाला आइडिया कभी भी आ सकता है।
50 साल की उम्र में भी आ सकता है, 15 साल की उम्र में भी, राइट? ये आइडिया कैसे आए, ये मुझे समझाइए। आपके दिमाग में कैसे आया? अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आना चाहिए तो क्या क्या देख के मैं लाऊं वो आइडिया? आई थिंक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे को बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो सिर्फ हम तक सीमित नहीं होते हैं, वो एक्चुअली ग्लोबल होते हैं। हमारे में सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम उस आइडिया को समझें, उसका एक सोल्यूशन सोचें और इम्प्लीमेंट करें। हिंदुस्तान में या ग्लोबली सबके पास आइडियाज़ तो बहुत है, दिन में 5 आते हैं, लेकिन असली चीज़ है एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो ये आइडिया हमें कैसे आया? बहुत सिंपल है। आज भी होता है कि जब आप जाते हो किसी भी आउटलेट में, अगर कोई फेस्टिव सीज़न है तो बहुत लाइनें लग जाती हैं, और ऑलमोस्ट 30%, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि 30% के करीब सेल लॉस हो जाती है रिटेलर्स की, क्योंकि लाइन देखकर कस्टमर्स जो हैं वो सामान फेंक के चले जाते हैं कि हम नहीं चाहिए, और चाहे वो उन्होंने एक ही आइटम खरीदना हो या 2 आइटम खरीदना हो। तो हिस्टोरिकली 30% ड्रॉप रेट होता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप 400-500 बिलियन का रिटेल देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तो आइडिया बहुत सिंपल था कि लाइनें नहीं लगने देनी है, तो रिटेलर को एक ऐसा सॉफ्टवेयर दो जो तेज़ हो, जिसमें उसको परेशानी ना आए। मोस्टली लाइनें इसलिए लगती हैं कि सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है या इन्वेंट्री ढूंढने में टाइम लग रहा है, उस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आइडिया बहुत सिंपल था, और अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से आया था कि बहुत टाइम वेस्ट होता है लाइनों में लगने में, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो ईजी टू यूज़ हो, सस्ता भी हो, ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ, और लाइनें ना लगें, इसलिए नाम क्यूबस्टर है। समीर, मुझे दिन में कम से कम 15-20 फ़ोन आते हैं। क्रेडिट कार्ड ले लो, पर्सनल लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो बड़ा मतलब ऐसा फील होता है कि भाई चलो पैसा देने वाले लोग बहुत बैठे हैं। एक ज़माने में ऐसा होता था, जिसको पैसा लेना है वो लोगों को फ़ोन करता था। शायद आपके फादर के ज़माने में यह रहा होगा कि जिनको पैसा चाहिए वो फ़ोन करता है। अब उल्टा है, पैसा देने वाला। तो ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे कारण क्या है? एक टेक्नोलॉजी, और दूसरा जो आपकी कैपिटल है, पैसा, जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं। क्या स्टार्टअप स्पेस में कुछ चीज़ें ऐसी बदली है जिससे कि इस तरह के बिजनेस करना आसान है? आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, आपने अच्छा एग्जांपल लिया एक। आई थिंक इसको हमें थोड़ा डिफरेंटली देखना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो हम लोग जो स्टार्टअप्स बन रही हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रही हैं, बहुत इनोवेशन लेके आ रही हैं, उनका कोई एक लार्ज पर्पस होना चाहिए मेरे हिसाब से, और एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक जब इतनी सारी डिफरेंट स्टार्टअप्स बनती हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं और कस्टमर आउटरीच शुरू करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कस्टमर को टच करना चाहती हैं जो और कोई टच नहीं कर पा रहा है, राइट? तो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों जो जिन कस्टमर्स के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये स्टार्टअप्स उन कस्टमर्स के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है, और हर स्टार्टअप कोशिश कर रही है कि एक नया कस्टमर सेगमेंट ढूंढें और उस पर फोकस करें। तो मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए कि इस वजह से जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें लोन मिल सकता है, आज उनको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ठीक है, हमें किसी ने फ़ोन किया है तो शायद हमें भी लोन मिल सकता है। और जब वो अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि अब इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ है कि जब वो अप्लाई करते हैं तो उनसे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की, वो थोड़ी कम है, और वो भी सारा जो प्रोसेस है वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो जाता है। अब मैं आपको बोलता हूँ, जैसे जो लोग जैसे अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको एक इतना कंफर्ट नहीं आता कि जाके किसी से लाइन में लगें या किसी बैंक मैनेजर से बात करें, बट टेक्नोलॉजी ने वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, आप जाएं या कोई और जाएं, टेक्नोलॉजी के थ्रू एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। एंड साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से एक और चीज़ होती है कि आप बहुत सारी पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो इसलिए लाइन में भी नहीं लगना पड़ता, तो क्यूज़ ख़त्म हो गए। एंड टेक्नोलॉजी का एक और फ़ायदा ये है कि आपको एक कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट मिलता है कि हर वक्त हर बार सेम ट्रीटमेंट मिलता है आपको। तो आई थिंक ये सब सारे स्टार्टअप्स ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एंड मेरे ख्याल से काफ़ी लोग, जिन लोगों को लगता था यार हमारे लिए ये चीज़ें है ही नहीं, लोन हमारे लिए नहीं है, सेविंग्स प्रोडक्ट्स हमारे लिए नहीं है, इंश्योरेंस हमारे लिए नहीं है, आज उन सबको एक्सेस मिल रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू और स्टार्टअप्स के थ्रू। भुवन रुस्तगी भी हमारे साथ है। पर एंड लैंडबॉक्स जैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप को आपने बनाया। भुवन, स्टार्टअप के बारे में कहा जाता है भाई आइडिया बहुत आते हैं, 10 में से 6 आइडिया तो मरना पक्का है।
एक दो ठीक ठाक जिंदा रह गए तो ठीक है, एक दो ही चल जाएं तो बड़ी बात है, राइट? दिस इज़ द रेशियो। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आप बड़े यंग हैं, आइडिया से एग्जीक्यूशन की जो ये पूरी जर्नी है, इसमें क्या खास लर्निंग्स आपकी रही हैं? सर हमने 2015 में शुरू किया था। हमें आइडिया भी ऐसे ही आया। हम लोग ने शुरू किया P2P लेंडिंग एक बिज़नेस से। बेसिकली लोग एक दूसरे को लोन दे सकें, हमने ऐसे बिज़नेस शुरू किया था, बट टेक्नोलॉजी के थ्रू। देखिए चांदनी चौक में जाइए, हर जगह जाइए, आप अपने दोस्तों को लोन देते हैं, सब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसेस है। Correct. एक दूसरे को उधारी देना। हमने कहा इसमें टेक्नोलॉजी आके ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक आदमी दिल्ली में बैठा हुआ बॉम्बे वाले को लोन दे दे, और हम मीडिएटर बन जाएं बीच में, टेक्नोलॉजी बन के हम कलेक्शन कर लेंगे, हम ऑर्गेनाइज कर देंगे सब। शुरू वहाँ से हुआ। अब ये आइडिया मेरे को नहीं लगता आइडिया बहुत अलग है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ हमें ये लगा कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हुई कि इसमें RBI बहुत पहले इन्वॉल्व हो गया, तो रेगुलेट हो गया, तो स्ट्रक्चर हो गया काफ़ी चीज़ें, तो वो हमारे लिए अच्छा हुआ। लर्निंग ये होती है सर, एक तो मतलब थोड़ा वो है कि गिव अप नहीं करना चाहिए आसानी से। यूजुअली स्टार्टअप की जर्नी में विच ये लोग भी शायद अग्री करेंगे, हाइज कम होते हैं, लोज ज़्यादा होते हैं, बट वही अगर आपको अपने आइडिया पे भरोसा है कि ये चल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि अभी कुछ साल पहले तक एटीट्यूड था इन जनरल, चाहे VCs की वजह से हो या स्टार्टअप्स की वजह से हो, कि ग्रो करने के लिए पैसा बर्न करेंगे, मार्केटिंग में पैसा बर्न करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाएगी। वो मुझे नहीं लगता एज अ सस्टेनेबल मॉडल। ये तो शायद प्रशांत से बेटर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि प्रशांत मेरे ख्याल से जब तक आपकी कंपनी लिस्ट हुई थी उससे पहले काफ़ी न्यू एज कॉमर्स कंपनी की धुलाई हो चुकी थी। मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद सबके दाम आधे रह गए। सो क्या ये एक बड़ा चेंज हुआ है कि टॉप लाइन ठीक है अपनी जगह, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप पैसा नहीं दिखाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक आपके लिए बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म तक के लिए सस्टेन करना मुश्किल है? देखिए मेरे हिसाब से ना इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं है। हमने जो राह पकड़ी ज़रूरी नहीं कि वही सिर्फ सही रहा है। ईज़मार्ट ने आज तक कभी कोई पैसा रेज नहीं किया है, बूटस्ट्रैप रहे हैं, सीधा IPO हो गया है। लेकिन मुझे दिखता है दूसरी साइड भी बहुत वैल्यू है, स्पेशली अगर आप कोई R&D से रिलेटेड काम कर रहे हो, जिसके अंदर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, आप कोई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग के अंदर, कुछ लॉस भी होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिजनेस सिर्फ दो रीज़न के लिए किया जाता है। पहला, टू सर्व योर कस्टमर, आपको अपने कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करनी है, और दूसरा यू हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉफिटेबिलिटी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको इवेंचुअली तो प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा। तो ये VC मनी जो है ये बहुत अच्छा पैसा है स्टार्टिंग के द टीथिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वरुण, जो प्रशांत कह रहे हैं मान लूँ, या मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं मान नहीं पा रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? या फिर थोड़ी साइज बना लें, हिट्स कितनी है, डाउनलोड्स कितने हैं, इसके बेसिस पे वैल्यूएशन करके किसी को पकड़ के चिपका दें। तो मैं दोनों साइड पे रहा हूँ, मैं बूटस्ट्रैप भी रहा हूँ और मैं फंडेड भी हूँ। तो हम ऑलमोस्ट 12 साल से कर रहे हैं, जिसमें पहले 10 साल हम बूटस्ट्रैप्ड ही थे। और प्रशांत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप इतना लंबा चलते हैं तो ज़िंदा रहने के लिए पैसे ही कमाने हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ही होता है। लेकिन हमको एक लगा कि हमारी जर्नी में वो मोमेंट आ गया कि जहाँ पर एक्सटर्नल कैपिटल अगर हम उठा लेते हैं तो जो विजन या एम हम अचीव करना चाहते हैं उसको 10 गुना जल्दी कर पाएंगे। 10 साल की जगह 1 साल में हो जाएगा। तो कैपिटल उठाने के पीछे अगर रीज़न सही है तो कैपिटल सही है, क्योंकि वो तो बैंक से भी लोन लेते थे पहले। सही लगता है ना, जब आप पैसा ले रहे हो तब तो सही नहीं। इसके अंदर एक रीज़न बताऊंगा। ज़्यादातर स्टार्टअप्स फाउंडर पैसा लेते भी क्यों हैं? लेते क्यों हैं? हाँ। इनका रीज़न सही था, लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप फाउंडर्स पैसा लेते हैं वैलिडेशन के लिए। ये वैल्यूएशन सही बात है, ये मेरा बेंचमार्क हो गया। वैलिडेशन कि भैया मैंने दुनिया को दिखा दिया कि मेरी कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। और मेरे ख्याल से ये प्री मैच्योर सक्सेस होता है आपका। मैं इसको है ना, एक्चुअली में जो स्टार्टअप्स पैसा उठाते हैं इसको मैं वैल्यूएशन नहीं कहूँगा, इसको मैं डाइल्यूशन ही कहूँगा। आपने एक डाइल्यूट किया है कुछ पैसे लेने के लिए, वैल्यूएशन तो आपको पब्लिक ही देगा। आपका देखिए ईज़मार्ट का जो शेयर है इसकी वैल्यू 7 लोगों ने नहीं की है, 7 VC ने नहीं की है, 7 करोड़ देशवासियों ने की है। जो मेरा शेयर नहीं भी खरीद रहा वो भी मुझे वैल्यू कर रहा है।
इट्स अ कलेक्टिव इंटेलिजेंस ऑफ 7 करोड़ पीपल। 7 VCs की इंटेलिजेंस नहीं है, 10 VCs की इंटेलिजेंस नहीं है। तो अगर स्टार्टअप का पैसा जो उठाया जाता है वो सिर्फ अगर वैलिडेशन के पर्पज से उठाया जा रहा है कि हमारे थोड़ा मीडिया में आ जाएगा नाम, थोड़ा लोग पढ़ लेंगे हमारे बारे में, वो एक सही रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी कंपनी की ग्रोथ इससे बहुत तेज़ी से हो रही है जैसा आपने बताया, तो ये बहुत अच्छा पैसा है। और इसको जज करने का एक वैलिड इसको जज करने का एक पैरामीटर भी है कि कंपनी अगर शुरू हुई 5 महीने ही हुए हैं और सीधा बस VC मनी ही चाहिए, तो आई थिंक उन्होंने अभी तक मार्केट टेस्ट नहीं करी है, कुछ भी टेस्ट नहीं किया, तब वो थीसिस जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टेन्योर हो चुका है, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, आपको पता है कि चीज़ें चलती हैं, तब शायद डेट और इक्विटी में से आप कुछ भी उठा सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली आपको सिर्फ पैसा चाहिए अपने आइडिया को और तेजी से एग्जीक्यूट करने के लिए। सो वो एक पैरामीटर है कि कितनी जल्दी आप कंपनी की जर्नी में पैसे के लिए भागना शुरू कर रहे हैं एक्सटर्नल कैपिटल के लिए। तो वो एक बेंचमार्क जरूर है। ओके, तो मतलब एटलीस्ट वैलिडेशन और बेंचमार्क के लिए लोग जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका वो अंडे से निकले नहीं बटर चिकन बनूंगा वो वाला स्टेट नहीं होना चाहिए कि अभी शुरू भी नहीं किया एंड देन यू आर एमिंग बिग। थोड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए, मार्केट हो जाए, पैसे आना शुरू हो जाए, देन यू शुड। कई बार मैंने देखा है भुवन की जिन कंपनियों के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, फॉर एग्जांपल ITC जो काम कर रही है, जितने लंबे समय से जितना प्रॉफिट बना रही है, उसका वो वैल्यूशन नहीं जो किसी नायका का हो जाता है, करेक्ट, खाली इसलिए कि एक उसका वो परसेप्शन है। कभी एज ए स्टार्टअप आपके मन में आता है ये कि भाई मैं इस वैल्यूशन पे बनाकर मुझे कंपनी वहाँ ले जानी है और फिर मैं कुछ नया सोचूंगा? क्योंकि जनरली मैंने देखा है जो स्टार्टअप्स करते हैं वो एक पे नहीं रुकते, अब ये किया, इसको बेचा, अब मैं इसमें से 5 और करूँगा, ये थॉट प्रोसेस क्यों है? सर आई थिंक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए, विच इज़ बेसिकली एक तो चैलेंज चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए करने को, तो वो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, मैं भी अब 2015 से कर रहा हूँ, वो 12 साल से कर रहे हैं। ईज माई ट्रिप इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड बिजनेस, वी आर ऑल, मतलब हम काफ़ी टाइम से सब कर रहे हैं। बट या तो अपने बिजनेस में आप कुछ नई चीज़ करते रहें, या तो नए प्रोडक्ट लॉन्च करें या कुछ करें, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर हम आफ्टर अ पॉइंट बोर हो जाते हैं। हमने भी 5 साल एक बिज़नेस किया, फिर 5 साल के बाद हमने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, हमने लेंडिंग से हम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी घुस गए। हम अब RBI भी रेगुलेटेड है, SEBI रेगुलेटेड भी है, तो चैलेंज भी है बट एक्साइटिंग भी है। अभी हमें लगता है इस स्पेस में बहुत स्कोप है, हम इसी में ही ग्रो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक वो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है इन जनरल, इन मोस्ट केसेस। अब आप ITC की चला, अपने ITC का एग्जांपल लिया, उन्होंने वो क्या क्या नहीं करते, होटल बनाते हैं, सिगरेट बेचते हैं, खाना बनाते हैं, रेस्टोरेंट, सब कुछ है उनके पास, राइट। तो अगर कोई, अब तो चलो इट्स ए लिस्टेड कंपनी ऑर्गेनाइज है तो बात अलग है, बट अगर कोई 1-2 लोग ही होते, वो नई नई चीज़ इसलिए शुरू करते क्योंकि उनको एक्साइटिंग लगता। कॉन्ग्लोमरेट का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था ना, कि एक चीज़ कर ली, अब ये इतनी बड़ी हो गई कि ये ऑटो पायलट पे चल रही है, अब कुछ नया करते हैं। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट हज़ारों सालों से चेंज नहीं हुआ है, बस अब ये है कि स्टार्टअप्स और इसकी वजह से फास्ट ज़्यादा हो गया है, लेकिन टाइम लगता था। समय देखिए, ये पॉइंट ठीक है कि आपका एंटरप्रेन्योर माइंड है, मैं 4 चीज़ें करूँगा, 4 बिजनेस करूँगा, लेकिन एक 4 चीज़ें कोई ITC करती है और एक 4 चीज़ें कोई भुवन करते हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क है। वहाँ साइज़ है, स्केल है, प्रोफेशनल्स है। बिल्कुल। अगर एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर कहीं डाइवर्ट होता है, कुछ दूसरे बिजनेस करता है, तो क्या उसके पास में उतनी बैंडविड्थ है, या कहीं वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है, या दोनों कर सकता है टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी को लेकर? इज़ इट पॉसिबल? देखिए, मैं ऐसे बोलूँगा कि जब आप स्टार्ट करते हैं और अगर आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करें तो वो हो नहीं पाती। एंड आई थिंक जब मेरा जर्नी भी ये रहा है, शायद बाकी लोगों का भी ये रहा है, जब स्टार्ट करते लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो आप कोशिश भी करते हो ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन बहुत जल्दी समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आप एक डिफरेंट जर्नी शुरू करते हो जहाँ पे आप एक चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ, ये मेरा हीरो बिजनेस है, मैं इसको स्केल करता हूँ, और फिर आप उसको स्केल करना शुरू करते हैं उस पर फोकस करके, और उसमें कुछ साल लग जाते हैं जब आप उसमें स्केल करना शुरू करते हैं उस बिज़नेस को। लेकिन जैसे भुवन ने भी कहा कि कुछ सालों के बाद एक तो आप वो बिज़नेस करते हो थक जाते हो बिकॉज बहुत इंटेंस होता है, दूसरा आप थोड़ा बोर हो जाते हो, एंड तीसरा जब आपको लगता है कि अब ये बिज़नेस उस लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे हम इसको प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कर सकते हैं, टीम डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं, और जहाँ पे अपना कोई नया कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होता, उस स्टेज पे आई थिंक सारे एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि हम कुछ नया शुरू करें, बट आई थिंक साथ साथ नहीं कर सकते, एक एक करके करना पड़ता है। मैं कुछ ऐड करना ये प्रशांत एक एक्सेप्शन जरूर है, इसमें 6 कंपनी चलाते हैं। सर, मेरा थोड़ा सा इसके ना थॉट प्रोसेस आपसे डिफर करेगा।
मुझे नहीं लगता कि एंटरप्रेन्योर एक कंपनी के बाद में दूसरी कंपनी जो चलाता है उसका रीज़न ये होता है कि मुझे पुरानी वाली कंपनी में भरोसा कम है या फिर मुझे कुछ और नया करना है। मुझे लगता है हम हैं भटकती आत्माएं। हम कभी शांत बैठ ही नहीं सकते, हमें प्रॉब्लम दिखती है सॉल्व करने का मन करता है। मैं तो अपने लिए यही सोचता हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो मन करेगा इसे सॉल्व करूँ। उससे इकोनॉमिक वैल्यू मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता है। इस लाइफ स्पैन के अंदर अगर मुझे कोई एक अच्छी प्रॉब्लम दिख रही है जो मुझे लगता है कि मैं सॉल्व करने की काबिलियत रखता हूँ तो मुझे वो सॉल्व करने में मज़ा आता है। मैं तो ये अपना पर्सपेक्टिव समझता हूँ, इस वजह से मैं पूछता हूँ। और एक मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया हुआ है, जब आपका कैश का, जैसे आपने बताया ITC है, उसके पास में कैश का हुआ है, सिगरेट की कंपनी है, खूब पैसा बनाता है। अगर आपके पास में कोई ऐसी कंपनी बन जाती है, हमारे पास में ईज़मा ट्रिप ऐसी कैश काउ है, अगर आपके पास में ऐसी कोई कैश काउ बन जाती है और मैथमेटिकल फॉर्मूला मेरा है कि उसका 37% अगर आप प्रॉफिट उसके प्रॉफिट का 37% से आप ऐसी मैनेजमेंट को हायर कर सकते हो जो आपसे ज़्यादा कैबिलियत रखता है और आपको रिप्लेस कर सकता है। 37.7% एक बहुत ब्यूटीफुल कैलकुलस से फॉर्मूला बन के निकलता है। ओके। कि उस, जैसे हमारा अभी लास्ट 140 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, उसका 37.7% तक का मैं मैनेजमेंट बाय कर सकता हूं अपना टाइम फ्री करने के लिए, तो करना चाहिए। ओके। अगर आप 10 करोड़ के प्रॉफिट पे हो, उससे आपका निकल के आता है 3 करोड़ 70 लाख रुपए। 3 करोड़ 70 लाख के अंदर अगर आप वैसी मैनेजमेंट नहीं हायर कर सकते हो जो आपको रिप्लेस कर दे, तो आपको उसी काम में लगे रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। आप सारे यंगस्टर्स और इतने बढ़िया, मतलब मुझे लगता है कि मैं स्टार्टअप से घंटों भर बात कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पक्की है, थोड़ा समय कम है, सब लोगों को डिनर भी करना है, तो नहीं तो मन में क्या क्या सोच रहे होंगे पता नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ प्रशांत, आज तक मैंने जितने इंटरव्यू आपके किए हैं, मैंने मशीन में देख के आपको सवाल पूछे, आपने मशीन में देख के जवाब दिए। जो मज़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय जो आमने सामने बिल्कुल। तो आज के शो में आज के इस पैनल डिस्कशन में एक खास बात तो ये पता चली कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले स्टार्टअप्स भी मतलब वाकई में जिंदा दिल बहुत होते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज। थैंक यू।